नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। नागपुर में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ हुआ। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रसंत तुकडोजी विश्वविद्यालय में चल रहे विज्ञान कांग्रेस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस उद्घाटन सत्र में 21वीं सदी में भारत के लिए विज्ञान का महत्व और विज्ञान के क्षेत्र में भारत के योगदान को याद रखा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में सूचना क्रांति, डिजिटल प्रयोग और डेटा की उपलब्धता पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मौजूदा टेक्नोलॉजी और डेटा की बदौलत वैज्ञानिकों को अनुसंधान और विश्लेषण में आसानी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्टार्टअप से लेकर स्पेस तक, हेल्थ से एम्पावरमेंट तक और भारत साइंटिफिक अप्रोच के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और यही वजह है कि भारत ने साल 2015 के मुकाबले छलांग लगाकर 2022 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81वें स्थान से 40वें स्थान पर वो पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विज्ञान के अनुसंधान नवोन्मेष की सार्थकता तभी है जब मानव जीवन में वो बदलाव कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमृतकाल में भारत को मॉडर्न साइंस की सबसे एडवांस लेबोरेटरी बनाए जाने पर उन्होंने जोर रहा है और उन्होंने नई बीमारियों से बचाव के तरीकों को खोजने और संबंधित रिसर्च को बढ़ावा देने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में दुनिया की 17 से 18% आबादी रहती है और विज्ञान की दिशा इतनी बड़ी आबादी की जरूरतें पूरी करने के लिए होनी चाहिए, तब जाकर देश आत्मनिर्भर बन सकेगा और औद्योगिक क्रांति 4.0 का नेतृत्व भी करेगा। देश के सीमावर्ती इलाकों का विकास केंद्र सरकार की प्राथमिकता रही है। इसी कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में बने सियोम पुल का उद्घाटन किया। सियोम नदी पर बना 100 मीटर लंबा सियोम पुल रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वास्तविक नियंत्रण रेखा के दूर दराज के क्षेत्रों में सैनिकों को तैनात करने में सैन्य रणनीतिक लाभ देता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने BRO विजन और न्यू टेक हैंडबुक के विमोचन के साथ साथ सीमा सड़क संगठन की 27 अन्य परियोजनाओं का भी वर्चुअल उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अधिक से अधिक सीमावर्ती क्षेत्रों को जोड़ने की योजना मोदी सरकार की प्राथमिकता में है, ताकि वहां रहने वाले लोगों के विकास के साथ साथ उनमें व्यवस्था के प्रति विश्वास की भावना विकसित हो सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अरुणाचल दौरे का संदेश भी काफी बड़ा है। बीते दिनों तवांग में चीनी सैनिकों के साथ भारतीय सैनिकों की हुई झड़प के बाद रक्षा मंत्री का यह पहला दौरा है। रक्षा मंत्री ने बिना नाम लिए चीन को संदेश दिया है कि भारत हमेशा युद्ध के खिलाफ रहा है, लेकिन हमारे सशस्त्र बल किसी भी तरह की स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। रक्षा मंत्री ने सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचे के सुधार से जुड़ी योजनाओं की तारीफ की और कहा कि सैन्य बलों के लिए ये परियोजनाएं लाभकारी साबित होंगी। जिन प्रोजेक्ट का राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया, उसमें से 8 प्रोजेक्ट केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में, 4 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में, वहीं 5 अरुणाचल प्रदेश में, 3 सिक्किम, पंजाब और उत्तराखंड में और 2 राजस्थान में बनाए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि इन परियोजनाओं से संदेश बहुत स्पष्ट तौर पर उभरता है कि ये सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गांदरबल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए BRO द्वारा निर्मित श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी सड़क का भी उद्घाटन किया। इन प्रोजेक्ट के उद्घाटन पर BRO ने भी खुशी जताई है, तो वहीं सीमाई इलाकों में और तेजी के साथ काम करने की बात कही है। मोदी सरकार लगातार सीमावर्ती इलाकों में ढांचागत विकास पर जोर दे रही है और उसी कड़ी में आज भी जिन परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है, वो न सिर्फ सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होंगी, बल्कि सीमाई इलाके में विकास को गति देंगी। राजस्थान के 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। अपने राजस्थान के दौरे के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जयपुर में अमर जवान ज्योति पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने राजभवन में आयोजित एक समारोह के दौरान संविधान उद्यान का शुभारंभ किया।
राष्ट्रपति ने संविधान पार्क में महात्मा गांधी, महाराणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक की प्रतिमाओं का अनावरण भी किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने संविधान निर्माण में महिलाओं के योगदान को विशेष रूप से याद किया। राष्ट्रपति ने वर्चुअल रूप से राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली का भी उद्घाटन किया। उन्होंने SJVN लिमिटेड की 1000 मेगावाट की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना की भी आधारशिला रखी। राष्ट्रपति ने राजभवन में कथौड़ी और सेहरिया जनजाति समुदाय के लोगों से संवाद भी किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट पर राष्ट्रीय अभियान को लॉन्च किया। राष्ट्रपति ने इसी समारोह के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ब्रह्मा कुमारीज साइलेंस रिट्रीट सेंटर सिकंदराबाद तेलंगाना का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश के इंदौर में ब्रह्मा कुमारीज के ऑडिटोरियम और स्पिरिचुअल आर्ट गैलरी की वर्चुअल माध्यम से आधारशिला भी रखी। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी के बयान पर आक्रामक हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भ्रमण करते करते भ्रम के शिकार हो गए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी लगातार भ्रम में पड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने भारत का भ्रम दूर कर दिया है। चीन पर दिया गया उनका बयान ऐसा इंगित कर रहा है कि भारत चीन के आगे नतमस्तक हो जाए। राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि पहले सेना और अब भारतीयों के सम्मान को गिराने का काम राहुल क्यों कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी को गलत बयानबाजी की जगह देश हित में काम करने की सलाह दी। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी को गलत बयानबाजी की जगह देश हित में काम करना चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि भारत में घूमने से नहीं बल्कि भारत को समझने से भारतीयता को समझा जा सकता है। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने बिहार के मुजफ्फरपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार बिहार के विकास के लिए धन भेज रही है, लेकिन अगर राज्य सरकार जनता के हित में काम नहीं करेगी तो विकास अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचेगा। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कि देश की जनता को केवल और केवल भाजपा पर ही भरोसा है। केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों और उसकी नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है। अर्थव्यवस्था के हर सेक्टर में सुधार दिखाई दे रहा है। कारोबार में बढ़त के चलते हर क्षेत्र की गतिविधियों में तेजी आई है। मांग बढ़ने से विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधियों में तेजी आई है। मजबूत मांग और नए ऑर्डर में उछाल से देश की विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधियां दिसंबर में बढ़कर 13 माह के उच्चतर स्तर पर पहुंच गई। S&P ग्लोबल के एक सर्वे में ये आंकड़े सामने आए हैं। S&P ग्लोबल इंडिया विनिर्माण खरीद प्रबंधक सूचकांक दिसंबर से बढ़कर 57.8 पर पहुंच गया है, जो नवंबर में 55.7 पर था। नवंबर 2021 के बाद से उत्पादन में सबसे तेज उछाल दिसंबर 2022 में रहा। पिछले 2 साल में कारोबारी गतिविधियों में आई अब तक की सबसे बड़ी तेजी के कारण ऐसा हुआ है। इसके अलावा भी तमाम ऐसे सूचकांक हैं जो अर्थव्यवस्था में तेजी के हालात को बयां कर रहे हैं। वहीं इन आंकड़ों के मुताबिक देश में आर्थिक गतिविधियां लगातार वहां पर मजबूत हो रही हैं। वस्तु एवं सेवा कर यानी GST कलेक्शन दिसंबर में लगातार 10वें महीने में 1.4 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया। दिसंबर में GST कलेक्शन का आंकड़ा 1.49 लाख करोड़ रुपए रहा। सालाना आधार पर दिसंबर में GST संग्रह पिछले साल की तुलना में 15% अधिक है। यह साल 2022 का तीसरा सबसे ज्यादा कलेक्शन है। कर संग्रह के मोर्चे पर मोदी सरकार को मिली बड़ी सफलता। वहीं सकल प्रत्यक्ष के संग्रह चालू वित्त वर्ष में अभी तक 26% बढ़कर 13.63 लाख करोड़ रुपए हो गया है। रेलवे ने भी यात्री खंड में कुल अनुमानित आय में 71% की वृद्धि दर्ज की है। राजस्व अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान पिछले वर्ष की समान अवधि के 28,569 करोड़ से बढ़कर 48,913 करोड़ रुपए हो गया है। साल 2022 में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में अच्छा इजाफा हुआ है। साल में गाड़ियों की बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। मारुति, ह्युंडई और टाटा जैसी तमाम कंपनियों ने कारों की अच्छी बिक्री की है। रूस यूक्रेन संकट और कोरोना महामारी के कारण जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था डामाडोल हाल में है, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था तमाम चुनौतियों के बीच सबसे तेज गति से आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों ने अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है, जिससे विदेशी निवेशकों की भारत के प्रति दिलचस्पी बढ़ी है। मौजूदा वैश्विक संकट के बीच दुनिया भर के अरबपतियों के लिए भारत एक प्रमुख इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है।
देश के उत्तरी हिस्सों में कड़ाके की सर्दी ने लोगों को मुश्किलों में डाल दिया है। वहीं घने कोहरे, बर्फीली हवाओं और गिरते तापमान से आम जनजीवन पर बहुत असर पड़ा है। राजधानी दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी सर्दी का प्रकोप जारी है। उत्तर प्रदेश का बड़ा हिस्सा कड़ाके की सर्दी से जूझ रहा है। आज सुबह राज्य के कई इलाकों में तापमान बहुत नीचे चला गया। यूपी में ठंड की सबसे ज्यादा मार पड़ रही है। कानपुर में तापमान गिरते गिरते 3.6 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। इन हालात ने लोगों की कठिनाइयां बढ़ा दी हैं। ठिठुरन से रोजाना कामगारों को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ठंड से राहत की तलाश में लोग अलाव के सामने आग तापते हुए दिखाई दिए। लखनऊ में भी सर्दी का कहर कम नहीं है। जिला प्रशासन ने मौसम को देखते हुए कल से 7 जनवरी तक स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। ये आदेश सभी बोर्ड के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों पर लागू होगा। आगरा में भी मौसम इम्तिहान लेने पर तुला हुआ दिखाई दे रहा है। कोहरे और सर्दी की वजह से शहर की रफ्तार धीमी पड़ गई है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में ठंड का प्रकोप और ज्यादा है। ऊंचाई वाले इलाकों के साथ साथ कम ऊंचाई वाले शहरों में भी तापमान बहुत नीचे की रहने की वजह से आम जीवन पटरी से उतरा हुआ है। उत्तर भारत में घने कोहरे का असर यातायात पर भी पड़ा है। मंगलवार को ट्रेनों की रफ्तार पर कोहरे ने ब्रेक का काम किया। देश के विभिन्न इलाकों से दिल्ली आने वाली रेलगाड़ियां घंटों तक देरी से चली। वहीं इसकी वजह से यात्रियों को बड़े पैमाने पर असुविधा का सामना करना पड़ा। केंद्र सरकार ने गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर में लद्दाख की विशिष्ट संस्कृति, भाषा और रोजगार के संरक्षण के लिए एक उच्चाधिकार समिति का गठन किया है। समिति में 17 सदस्यों को शामिल किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की सुरक्षा बढ़ा दी है। सूत्रों के मुताबिक अब नित्यानंद राय को देश भर में Z कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की गई है। IB की थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह फैसला लिया है। रामायण की विस्तृत व्याख्या युवा पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए जबलपुर में तीसरी बार वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का आयोजन जबलपुर में 6 जनवरी से लेकर 8 जनवरी तक होगा। इसमें रामायण पर शोध करने वाले करीब 15 देशों के विद्वान अपने शोध पर व्याख्यान देंगे। पंजाब में सीमा सुरक्षा बल ने आज भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गुरदासपुर क्षेत्र में एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। अधिकारियों ने बताया कि सुबह करीब 8 बजे पाकिस्तान घुसपैठिए के बारे में जानकारी मिली। BSF को उसके हथियार बंद होने का भी पता चला और जिसके बाद घुसपैठियों को मार गिराया गया। फिलहाल इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। गुजरात में भारतीय तटरक्षक बल के जवानों ने समुद्र के रास्ते नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए अभ्यास किया। कोस्ट गार्ड ने यह अभ्यास गुजरात तट के पास भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा पर ओखा और सर क्रीक क्षेत्र में किया। आज NIA की टीम राजौरी के डांगरी गांव पहुंची, जहां आतंकी हमले में 6 नागरिक मारे गए थे। हमले में मारे गए सभी नागरिकों के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग डांगरी गांव में पहुंचे थे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मंगलवार को राजौरी हमले में शामिल आतंकवादियों के बारे में जानकारी देने वाले को 10 लाख रुपए के नकद इनाम की घोषणा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार की उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आवेदन के लिए एकल अवसरीय पंजीकरण व्यवस्था तथा आयोग की नई वेबसाइट का लोकार्पण किया। सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स की कैप्टन शिवा चौहान को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर कुमार पोस्ट में तैनात किया गया है। वो सेना की ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। त्रिची चेन्नई राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार तड़के 6 वाहनों की आपस में टक्कर हो गई और इस हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन के कुछ दिनों बाद ही पथराव किया गया, जिसके बाद भाजपा ने घटना की NIA जांच की मांग की। उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी जिले के करारी इलाके में एक पुलिस पार्टी पर हमला करने के आरोप में एक परिवार के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अंत धार्मिक जोड़ों पर मुकदमा चलाने से रोकने वाले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में इस एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपों का सामना कर रही झारखंड की वरिष्ठ IAS अफसर पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से 1 महीने की अंतरिम जमानत मिली है। वहीं पूजा सिंघल ने अपनी बीमार बेटी की देखभाल की अंतरिम जमानत की मांग की थी।
बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने से हुई लोगों की मौत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट 9 जनवरी को सुनवाई करेगा। मंगलवार को एक वकील ने सीजेआई की बेंच के सामने मामला उठाया और जल्द सुनवाई की मांग की। दायर याचिका में जांच के लिए एसआईटी गठन और पीड़ितों को उचित मुआवजे की मांग की गई। भारतीय शेयर बाजार में दूसरे कारोबारी दिन को तेजी वहां पर देखने को मिली। सेंसेक्स 126 अंक बढ़कर 61,294 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 35 अंक की तेजी के साथ 18,232 के स्तर पर आ गया। सेंसेक्स के 30 में से 18 शेयरों में तेजी रही, वहीं 12 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी, फार्मा, पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक और रियलिटी सेक्टर में तेजी देखने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में तेजी के बीच दिल्ली सराफा बाजार में मंगलवार को सोना 506 रुपए की तेजी के साथ 55,940 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी भी 1,374 रुपए की तेजी के साथ 71,224 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। वैश्विक स्तर पर WTI कच्चे तेल 1.31% की गिरावट के साथ 79.21 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया, जबकि ब्रेंट क्रूड का दाम 1.27% के साथ गिरावट के साथ 84.82 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया मंगलवार को 8 पैसे की गिरावट के साथ 82.86 अस्थायी प्रति डॉलर पर बंद हुआ। वहीं विश्व के कई देशों में कोरोना संक्रमण में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। न्यू ईयर वीक में दुनिया भर में कई देशों में भी कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। विश्व भर में पिछले 7 दिनों में कोरोना के लगभग 30 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए। सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले जापान में सामने आए हैं। जापान में पिछले 7 दिनों में कोरोना के 10 लाख से ज्यादा केस मिले हैं। चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मंगलवार की सुबह शंघाई के जोंगशान अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में एक दिन में 1600 से अधिक मरीज अस्पताल पहुंचे। कई देशों द्वारा चीन के आगंतुकों पर ताजा कोविड अंकुश लगाने के बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने अपने यात्रियों पर बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को अस्वीकार्य बताया। चीन में कोरोना के कहर को लेकर नए दावे और अध्ययन सामने आ रहे हैं। नई रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि पूरे चीन में फैल चुका कोरोना बीजिंग, शंघाई जैसे बड़े शहरों में संक्रमण अपने पीक पर पहुंच चुका है। इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री व दक्षिणपंथी नेता इतामार बेन गवीर ने हिंसा की चेतावनी के बावजूद मंगलवार को यरूशलेम में अल-अक्सा मस्जिद का दौरा किया। बिना हिजाब पहने अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट खेलने वाली ईरान की चेस खिलाड़ी सारा खादिम मंगलवार को स्पेन पहुंची। उनके एक करीबी सूत्र ने बताया कि उन्हें ईरान न लौटने की धमकी दी गई थी। दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया में गिरफ्तार किए गए विपक्षी नेता लुइस फर्नांडो कमाचो के समर्थन में सैकड़ों महिलाओं ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हिंसा करने का आरोप लगाते हुए कमाचो को रिहा करने की मांग की। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका का दक्षिण कोरिया के साथ संयुक्त परमाणु अभ्यास का फिलहाल कोई इरादा नहीं है और न ही इस पर चर्चा हो रही है। अफ्रीकी देश सेनेगल की एक अदालत ने संसद सत्र के दौरान एक गर्भवती महिला सांसद के साथ मारपीट के आरोपों में 2 सांसदों को 6 महीने की जेल की सजा सुनाई है। मैक्सिको के चिहुआहुआ राज्य में एक जेल पर हुए हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है, जिसमें 10 गार्ड भी शामिल हैं। श्रीलंका सरकार ने मंगलवार को घरेलू मूल्य युद्ध के मद्देनजर अंडे आयात करने की योजना की घोषणा की। टेक्सास में 3 वाहनों से जुड़े एक सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई है और 5 अन्य घायल हो गए हैं। भारत ने पहले मैच में श्रीलंका को 2 रनों से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 162 रन बनाए थे। इसके जवाब में श्रीलंकाई टीम 160 रन ही बना पाई। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में बदलाव किया गया है। लंबे समय बाद भारतीय टीम में जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है। बुमराह चोट की वजह से टीम इंडिया से बाहर चल रहे थे। भारतीय टी20 के कप्तान हार्दिक पांड्या मानते हैं कि पिछला 1 साल उनके लिए काफी अच्छा रहा है। साथ ही साथ हार्दिक ने कहा है कि उनका सबसे बड़ा लक्ष्य वर्ल्ड कप जीतना है।
हार्दिक पांड्या ने पिछले साल सीमित ओवरों में शानदार बल्लेबाजी करने वाले सूर्य कुमार यादव को टेस्ट टीम में शामिल करने का समर्थन किया है। हार्दिक ने कहा है कि सूर्य कुमार खेल के तीनों प्रारूप में टीम के अहम सदस्य हो सकते हैं। हार्दिक पांड्या ने पंत के जल्द ही ठीक हो जाने की उम्मीद जताई है। वहीं पांड्या ने साथ ही कहा है कि पंत की गैर मौजूदगी में अन्य विकेटकीपर बल्लेबाजों के लिए भारतीय टीम में अपनी पहचान बनाने का मौका हो सकता है। तेज गेंदबाज जयदीप उनादकट ने साल 2023 के शुरू होते ही इतिहास रच दिया है। उनादकट रणजी ट्रॉफी के इतिहास में पहले ही ओवर में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। उनादकट की धारदार गेंदबाजी के आगे दिल्ली 133 रन पर ही ढेर हो गई। उनादकट ने मैच में 8 विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा और अंतिम टेस्ट कल से सिडनी में खेला जाएगा। सीरीज पहले ही जीत चुकी ऑस्ट्रेलिया की नजरें क्लीन स्वीप के साथ साथ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में स्थान बनाने की होगी। भारत की स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ITTF विश्व रैंकिंग में मंगलवार को 3 स्थान के फायदे से करियर के सर्वश्रेष्ठ 35वीं रैंकिंग पर पहुंच गई हैं। पूर्व दिग्गज टेनिस खिलाड़ी मार्टिना नवरातिलोवा 12 साल बाद फिर से कैंसर की चपेट में आ गई हैं। उन्हें गले और ब्रेस्ट में कैंसर है। नवरातिलोवा ने अपने करियर में 18 ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किए। फीफा के अध्यक्ष जियोनी इन्फेंटिनो ने दुनिया भर के देशों से स्टेडियमों का नाम दिवंगत ब्राजीलियाई फुटबॉल महान पेले के नाम पर रखने का आग्रह किया है। और वहीं 3 बार विश्व कप जीतने वाले पेले का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल के शीर्ष 4 में पहुंचने की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। सोमवार की देर रात खेले गए मुकाबले में ब्रेंटफोर्ड ने लिवरपूल को 3-1 से हराने में सफलता पाई। इंग्लिश प्रीमियर लीग में आज शीर्ष पर चल रही आर्सेनल और का सामना न्यूकैसल से होगा। आर्सेनल की कोशिश शीर्ष स्थान पर अपनी स्थिति मजबूत करने की होगी। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।